28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय काफी सारे लोग ये सोचते थे कि ये देश हित में है। बाद में पता चला कि एक सेफ्टी वॉल वाली कांग्रेस है, अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के लिए। तब से लेकर आज तक विदेशियों के प्रभाव में कांग्रेस है और जो समझदार लोग हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन इसी कांग्रेस छोड़ने वालों में से कुछ गड़बड़ लोग भी हैं, जैसे टीएमसी, वो भी निकली कांग्रेस से है, सत्ता के लिए अलग हुई लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को नहीं छोड़ी। यानी डेमोग्राफी चेंज करते जाना और इस देश को काटते जाना। देश के एक बड़े, क्या आपको लगता है फैज खान डेमोग्राफी चेंज खतरा है भारत के लिए? मैं उसी में आ रहा हूं। असम और बंगाल में बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। बांग्लादेश क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। कश्मीर में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। हिंदू वहां से खत्म हो गए। मुर्शिदाबाद से ये आतंकवाद क्यों फैल रहा है? 500 हिंदू परिवार पलायन के क्यों? डेमोग्राफी चेंज हुई। बीएल संतोष जी के बयान का समर्थन है। पश्चिम बंगाल में भयानक तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। शहजाद भाई बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरीके से। एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, जय श्री राम किसी ने कह दिया, ममता बनर्जी कार से उतरी, तेरी चमड़ी खींच लूंगी ये कहीं। ओके, सुरेंद्र राजपूत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, देन सुनील यादव एंड अतिकुर रहमान साहब। देखिए, मुस्लिम मंच वाले जो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले जितनी चाबी भर के भेजते हैं उतना बोलते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम मंच वालों को तो थोड़ा कम बोले, कुछ और ज्यादा बोलना चाहिए। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। वो गुड़िया कौन है जो सब में चाबी भर भर के भेज रही है? फैज साहब थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप जिम्मेवार आदमी हैं। अरे साहब, जिम्मेदार बोल बोल के पर्सनल मारे जा रहे हो, पत्रकार को भी दिए जा रहे हो, शहजाद भाई को भी, हमको भी। हम चुप रहे? नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर्सनल दोगे, पर्सनल मिलेगा। आप चुप मत रहिए। आइंदा अगर तबर्रुक की बात करनी है तो अब अगली बार बोल लीजिएगा आप बीच। फिर आप क्या, इसको अमीस अगर फीडर डाउन नहीं करेगा तो बोल नहीं पाओगे फैज खान। और यहां क्या किसी चैनल पर नहीं बोल पाओगे अगर बदतमीजी करोगे तो। एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लो भैया, तुम्हारी चाबी तुम्हें भरी है संघ ने, और जितनी चाबी भाजपा ने भरी है और जितनी चाबी भरी है, अमीश भाई बात है ना, अरे अंडा डंडा, ये मानसिक रूप से संतुलन जो खो जाते हैं, इनका इलाज आगरा में बहुत अच्छा होता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आगरा के पागल खाने में इलाज बहुत अच्छा होगा। जो बीच में अंडा डंडा पंडा लंडा ये सब लोग करते रहते हैं, इनका इलाज बहुत बढ़िया होगा योगी जी की सरकार में। मेरा रिमार्क्स नहीं बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, एकदम शांत रहिए। और जो मुस्लिम मंच वाले हैं, जितनी चाबी भाजपा भरती है उतना ही बोलते हैं। हुमायूं कबीर पे इनकी हैसियत नहीं है बोलने की कि हमने कहा कि सीधे सीधे से भाजपा से पैसा लिया, ऐसा कलकत्ता का बच्चा आरोप लगा रहा है। हुमायूं कबीर को इन्होंने खड़ा किया, इसी तरीके से फैज खान को खड़ा किया। कल की डेट में ये सब लोग, जितने लोग हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और ये जो शहजाद का और फैज खान की आंखों में इशारा हो रहा है ना, ये सारा आंखों का इशारा जनता देख रही है। आप अपना ही नियम तोड़ रहे हो। सुन लीजिए, अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी के एजेंट नहीं है ना। उन्होंने बोला कि मोदी जी से मिले आज। वो तो ठीक है, प्रदेश के प्रधानमंत्री से नहीं मिले तो इटली के प्रधानमंत्री से मिले या पाकिस्तान के? सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों बोला गया उनके द्वारा। मैंने बताया नाराज क्यों है। मुझे कहा नाराजगी है, नाराजगी तो वहां होगी। अधीर रंजन जी ने बोला कि हुमायूं को खुला छोड़ा हुआ है ममता जी ने। तो सुरेंद्र जी बता दीजिए कि अधीर रंजन जी किसके लिए काम कर रहे हैं। और 10 सेकंड देखिए, आपको चाबी भरे कोई भी, इनके यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का कल्चर है। और लास्ट देखो, अमीश का मैं शो ना देखता भी हूं, उससे आता नहीं हूं 7 बजे। इनके यहाँ पे टीवी राजेश्वर रिपोर्ट 1000 बार कोट इन्होंने की है, और फिर सुधांशु जी ने। ये टीवी राजेश्वर कौन थे? हमने गवर्नर बनाया था क्या? हमारे टाइम के आईबी ऑफिसर थे क्या? रॉ ऑफिसर थे क्या? उनकी रिपोर्ट है डेमोग्राफी के बारे में, पर सुरेंद्र राजपूत जो है वो देखना नहीं चाहते। देखिए, एक सुनील यादव, मैं आपका रुख करता हूं, अतिकुर रहमान आपका रुख करता हूं, और आप लोगों से एक पॉइंट पूछता हूं। अतिकुर रहमान, पहले आपसे। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता है डेमोग्राफिक चेंज एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, आप माने ना माने? अमीश जी, अगर डेमोग्राफी का चेंज होना सीरियस सब्जेक्ट माना जा रहा है
तो आसाम के अंदर एनआरसी किस मद्देनजर हुआ? इसी मद्देनजर हुआ कि जो भी डेमोग्राफिक चेंज है वो सामने आ जाएगा और घुसपैठिया निकल कर आएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। कितने एनआरसी के अंदर नाम आए, कितने लोगों को अभी तक के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और कितने लोगों को एनआरसी में नाम आने के बावजूद अब तक के सिटीजनशिप कार्ड नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा, फिर भी सरकार ने अब तक के उनको सिटीजनशिप कार्ड नहीं रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेमोग्राफी चेंज से ही रिलेटेड है। अभी बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं अमित जी, आप देख लीजिए कांग्रेस के, आप देख लीजिए टीएमसी के, आप देख लीजिए बीजेपी के, कितने विधायक हैं जो 2, 3 और 4 टर्म से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। ये आंकड़ा आपके पास कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है वहां पर, बीजेपी के 77 है और टीएमसी के सबसे ज्यादा है। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं, आपकी जानकारी के लिए बंगाल में कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है। मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज्यादा जीते हुए विधायक, और पार्टी बदलते भी हैं। ये वोट बैंक इन्होंने जो अपने 40-40 साल 30-30 साल से बनाए रखे हैं, ये वोट बैंक किसके हैं? किसने पाला पोसा और इनको बड़ा किया अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए? बीजेपी तो 2019 से वहां पर थोड़ा जीतना शुरू हुई है। बीजेपी पहले लोकसभा चुनाव में जीती, उसके बाद विधानसभा में उसने प्रदर्शन अच्छा किया। मेरा जो स्पेसिफिक पॉइंट है आप उससे डेविएट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंज एक हार्श रियलिटी है। ये सब बीजेपी में आए, कांग्रेस से कितने, यस, अरे लेकिन किसने बनाया, पाला पोसा बड़ा किसने किया? कांग्रेस से कितने लोग बीजेपी में आए? खुद चीफ मिनिस्टर आसाम के कांग्रेस से आए। उन्होंने वोट बैंक किसका बनाया? यही बांग्लादेशियों का बनाया भाई, यही म्यांमार के रोहिंग्या का बनाया, इन्हीं की झोपड़पट्टी बनाई। ओके लेट शहजाद रिप्लाई टू दिस, सुनील यादव। ऐसा है कि चलिए, ये आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने बनाया, तो उसका एक ही तरीका है इन लोगों को निकालने का, एसआईआर और एनआरसी। बोलो, स्वागत करते हैं आप। असम के एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। चलिए आप बोले कि पूरे देश में एनआरसी हो जाए, अतीकुर रहमान। दूसरी बात मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर है, ये भी आप ही शो पे सुनाऊं। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही डेमोग्राफी चेंज हुआ, मल्लापुरम में 18 साल की बच्चियों की शादी, उससे नीचे की शादी को ओके कर दिया, हाई कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर प्रतिबंध लग गया क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये नहीं किया जा सकता, एक भी यहां पे सेकुलरिज्म का सुरमा नहीं बोला। ओके सुनील यादव, डेमोग्राफिक चेंज एक रियलिटी है। और मेरा छोटा जवाब है अमित जी, बिल्कुल सुनील यादव बोलिए, अतीकुर रहमान बोलिए, आप बोल लीजिए, बोलिए अतीकुर रहमान। धन्यवाद। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देश को यह बताएं कि आसाम का एनआरसी सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। अरे स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया चाचा, एनआरसी में जिन लोगों के नाम आए, ओ चाचा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो इसी से जान लो आप। नहीं दी गई है चाचा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। चाचा भतीजा अतीकुर रहमान, चाचा में क्या गलत है? गुहार लगाई है, चाचा बोलने नाम आने के बावजूद उनको सिटीजनशिप न कार्ड नहीं मिला है। अच्छा ऐसा है। लेकिन मैं सुनील यादव, एनआरसी के पक्ष में है ना? एनआरसी के पक्ष में आप अतीकुर रहमान, एनआरसी के पक्ष में आप, यस और नो? तुरंत तमाम हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से सरकार लेके आए। अरे वो सीए है, वापस लेकर आए। वो सीए लागू करो भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो पहले सीए तो थोड़ा लागू कंफ्यूजन करो। हो रहा है। ओके